सभी को मेरा नमस्कार। मैं अर्चना। हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान हम कैसे करें, ये आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी। तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो हम आज इसमें अच्छे से इस बात को क्लियर करेंगे कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग होता है, कौन सा पुल्लिंग होता है। तो सबसे पहले तो हम लिंग के बारे में जानते हैं कि लिंग क्या होता है। लिंग की परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में नर या मादा का बोध होता हो उसे लिंग कहते हैं। नर जाति या मादा जाति का बोध होता हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। प्राणीवाचक संज्ञाओं में लिंग भेद करना सरल होता है, जैसे कबूतर लड़का पुल्लिंग है, कबूतरी लड़की स्त्रीलिंग है। लेकिन अगर प्रकृति द्वारा इनका निर्धारण नहीं होता तो फिर हम इनमें कैसे भेद करेंगे। अब रही बात अप्राणीवाचक संज्ञाओं की, उनमें लिंग भेद में पहचान की आवश्यकता होती है। जैसे मेज ऊंची है तो यहाँ ऊंची यानी स्त्रीलिंग है, अगर ऊंचा होता तो पुल्लिंग होता। जैसे हम मेज को बोलते हैं कि मेज ऊंची है, इसलिए हम इसको स्त्रीलिंग कहेंगे। और अगर हम ये कहते कि मेज ऊंचा है तो वो पुल्लिंग। जैसे सेब जो है वो अध पका है, यानी सेब पुल्लिंग है। अब एक बात तो स्पष्ट है कि शब्द के रूप या वाक्य में उसके प्रयोग से हमें पता चल जाता है कि कौन स्त्रीलिंग है, कौन पुल्लिंग है। तो स्त्री जाति और पुरुष जाति का हमें बोध हो जाता है। तो इस बोध का ही हमें पता करना है, वाक्य में प्रयोग करके देखना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में आता है, कौन सा पुल्लिंग में आता है। अब हम इनके भेद करते हैं कि कौन सा स्त्रीलिंग होगा, स्त्रीलिंग क्या होता है, पुल्लिंग क्या होता है। स्त्रीलिंग से हमें स्त्री जाति का बोध होता है, पुल्लिंग से हमें पुरुष जाति का बोध होता है। स्त्रीलिंग जिस संज्ञा या सर्वनाम से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे चिड़िया, बकरी, बच्ची, नानी, दादी, माता, मौसी, मामी, इस तरह के जो शब्द आते हैं वो स्त्रीलिंग में आते हैं। लड़की, यानी जो कोई भी हमें स्त्री जाति का बोध करवाता हो उन्हें हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। और जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता हो उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है। जैसे पिता, दादा, नाना, मामा, चाचा, बच्चा, बंद्र आदि। इस तरह के जो भी शब्द आते हैं। लड़का, जैसे लड़की स्त्रीलिंग है तो लड़का पुल्लिंग है। इसी प्रकार से मामा पुल्लिंग है, मामी स्त्रीलिंग है। चाचा, चाची, चाचा पुल्लिंग है, चाची स्त्रीलिंग है। बच्चा पुल्लिंग, बच्ची स्त्रीलिंग। पिता पुल्लिंग, माता स्त्रीलिंग। दादा पुल्लिंग और दादी स्त्रीलिंग। नाना पुल्लिंग, नानी स्त्रीलिंग। इस तरह से हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का ज्ञान होता है कि संज्ञा और सर्वनामों से। अब हम आते हैं कि इनकी पहचान हम कैसे करें। जैसे कि आपने सजीव संज्ञाओं का लिंग निर्धारण करना तो आसानी से आ जाएगा, लेकिन जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनका लिंग निर्धारण कैसे करें। परंपरागत नियमों का सहारा लेना पड़ेगा, ये तो बात पक्की है, क्योंकि कोई नियम नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्त्रीलिंग में रखा जा रहा है, ये पुल्लिंग में रखा जा रहा है। तो इसके लिए नियम निर्धारित किए गए हैं, तो हम उन्हीं नियमों का सहारा लेकर हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान करेंगे। यानी जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनमें हम कुछ नियमों को अपनाएंगे और उन्हीं नियमों के आधार पर हम निर्धारित करेंगे कि ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। हम उसको वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे। और कुछ अपवाद भी आते हैं, कुछ शब्दों को हम कहते हैं कि ये स्त्रीलिंग ही होते हैं, ये पुल्लिंग ही होते हैं, लेकिन उनके कुछ अपवाद भी होते हैं। वो भी मैं आपको इसके अंदर बताऊंगी कि उनमें क्या अपवाद हो, कौन कौन से अपवाद होते हैं और कौन से। जैसे आपको बताया जाएगा कि नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम, देशों के नाम कि इन्हें हम स्त्रीलिंग में जानते हैं या पुल्लिंग में जानते हैं।
तो ये सारा का सारा आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। हाँ, तो आइए देखते हैं कौन से शब्द पुल्लिंग हैं और पुल्लिंग शब्दों के निर्धारण के क्या नियम हैं। इनके जो नियम हैं उनका हम निर्धारण करेंगे। पुल्लिंग शब्दों के नियमों का किस रूप में निर्धारित किए गए हैं ये हम देखते हैं। पुल्लिंग के कुछ उदाहरण हैं, जैसे मंगल, भारत, शहर, सोना, दांत, दूध, कान, हीरा, सूरज आदि। कुछ विशेषण समूहों में सदैव पुल्लिंग के रूप में, कुछ विशेषण समूह के जो शब्द होते हैं उनको सदैव पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। यद्यपि इनमें कुछ अपवाद भी होते हैं, वो अपवाद आपको बता देंगे कि कौन कौन से अपवाद हैं। कुछ विशेषण समूह होते हैं जो हम सदैव पुल्लिंग में उनका प्रयोग करते हैं। जैसे देशों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। भारत, जैसे भारत, पाकिस्तान, रूस, जापान, अफ़गानिस्तान या कोई भी अमेरिका। लेकिन अपवाद क्या है इसके अंदर? श्रीलंका। श्रीलंका को हम स्त्रीलिंग में गिनते हैं। और वृक्षों के नाम भी हमेशा पुल्लिंग में आते हैं, जैसे आम, केला, अखरोट, अनार, बरगद, पीपल, चीड़, शीशम। तो इस तरह से देशों के नाम और वृक्षों के नाम हमेशा पुल्लिंग में गिने जाते हैं। लेकिन देशों के नाम में अगर श्रीलंका आता है तो उसे हम स्त्रीलिंग में रखते हैं। और वृक्षों के नाम में भी एकाध जैसे कोई वृक्ष अपवाद हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो वृक्ष होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग में ही आते हैं। ग्रहों के नाम जैसे मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, राहु, केतु, सूर्य। पर्वतों के नाम विंध्याचल, हिमाचल, नीलगिरी। समय और दिनों के नाम जैसे पल, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, पक्ष, माह, वर्ष, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार आदि। जो यानी ग्रहों के नाम, पर्वतों के नाम, देशों के नाम, वृक्षों के नाम, ये सब महीनों के नाम, ये सब पुल्लिंग के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन इनके कुछ अपवाद हैं, जैसे महीनों के नामों में इसी प्रकार, जैसे महीनों के नामों में ज्येष्ठ, साढ़, सावन, भादवा। तारीखों में तारीख और तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे महीनों के जो नाम होते हैं वो तो पुल्लिंग होते हैं, लेकिन तारीख और तिथियों के नाम होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पहली तारीख, पूर्णिमा, सुबह, शाम, दोपहर, रात भी स्त्रीलिंग हैं। मान ले जैसे मैंने बताया कि ये महीनों के नाम हैं साढ़, सावन, भादवा, ये तो पुल्लिंग है। लेकिन तारीखों के नाम, इन महीनों की जो पहली, दूसरी, तीसरी ऐसी जो ये तारीख होती हैं ये स्त्रीलिंग में आती हैं। अब जलीय और स्थलीय भागों के नाम भी पुल्लिंग में हैं, जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। प्रांत, प्रदेश, जिला, ग्राम, नगर, राज्य आदि इनके नाम भी पुल्लिंग में गिने जाते हैं। लेकिन नहर, नदी, झील स्त्रीलिंग में आती हैं। और रत्नों और धातुओं के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोना, हीरा, मोती, पन्ना, लोहा, मूंगा, मणिक। लेकिन चांदी और जो मणि है वो स्त्रीलिंग में आती हैं। तो यहाँ आपने देखा कि जो महासागरों के नाम जलीय और स्थलीय, लेकिन जलीय और स्थलीय में नहर, नदी और झील स्त्रीलिंग होते हैं। ये अपवाद होता है रत्नों के नामों में भी, जैसे सोना, हीरा, ये सब पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन चांदी और मणि है वो स्त्रीलिंग में आती हैं। अब आ गए शरीर के जो अंग हैं, अवयव हैं, उनके नाम, जैसे मस्तिष्क, माथा, कान, होठ, दांत, हाथ, पैर आदि। इनको हम पुल्लिंग में जानते हैं। लेकिन आँख, नाक, कोहनी, जीभ, कांख, चमड़ी, त्वचा, एड़ी, पलखें, जांघ, कलाई, उंगली स्त्रीलिंग है। वैसे शरीर के जो अवयव हैं वो ज़्यादातर पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन ये जो आपको गिनवाए कि आँख, नाक, कोहनी, जीभ, कांख, चमड़ी, एड़ी, पलखें, जांघ, कलाई, उंगली, ये जो होते हैं ये स्त्रीलिंग में आते हैं। तो अब हम आते हैं कि अनाजों के नाम। अनाजों के नाम भी हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, जैसे गेहूँ, चना, बाजरा, जौ, चावल। लेकिन अपवाद हैं इनके भी, जैसे जई, ज्वार और मक्की,
ये स्त्रीलिंग में आते हैं। गेहूँ पुल्लिंग है, चना पुल्लिंग है, बाजरा पुल्लिंग है, जौ चावल ये सब पुल्लिंग है, लेकिन इनका अपवाद है कि अनाजों के नाम भी कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। कौन से? जई, जवार और मक्की। द्रव पदार्थों के नाम जैसे घी, तेल, दूध, शरबत, सिरका ये आदि पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन चाय और लस्सी हमेशा स्त्रीलिंग में आता है। जैसे जो दही होता है वो भी पुल्लिंग होता है। अब आया प्राणीवाचक शब्द कि आदमी, पुरुष, युवक, पिता, वृद्ध, लड़का, भाई, मामा, शेर, सांप। जो ये प्राणीवाचक जो शब्द होते हैं, इनमें पुरुष जाति का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो पुल्लिंग में आते हैं। प्राणीवाचक शब्दों में जो पुरुष जाति का बोध कराएंगे वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे खरगोश, चीता, बिच्छू, मच्छर, गरुड़, गैंडा, पशु ये सब पुल्लिंग में आते हैं। अब समूहवाची कुटुंब, परिवार, मंडल, दल, संघ, समूह, हाथियों का झुंड ये हमेशा पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन इनके जो अपवाद हैं, कक्षा हमेशा स्त्रीलिंग, भीड़, सेना स्त्रीलिंग होते हैं। वैसे कोई भी जो समूह होता है वो पुल्लिंग में होता है, लेकिन कक्षा, भीड़, सेना ये स्त्रीलिंग में आते हैं। अब वर्णमाला के अक्षर, सारे अक्षरों को हम पुल्लिंग में लेते हैं, लेकिन ई और री ये स्त्रीलिंग में आते हैं। अब जिन शब्दों के पीछे न, आव, पन, पा, तव प्रत्यय जुड़ जाते हैं वो हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। जैसे जागना, सोना, हंसना, रोना, बैठना, चलना, छिपना, बहाव, आओ, दुराव, आओ, छिपाओ, पन यानी बचपन, बड़पन, इस तरह से ममतव, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। जैसे दानतव, मानवतव आदि जो ये शब्द हैं ये पुल्लिंग में। और कोई भी भद्दी या मोटी, भारी भरकम या जड़ वस्तुएं जो होती हैं, इनको बताने वाली सारी जो संज्ञाएं होती हैं वो पुल्लिंग के अंतर्गत आती हैं। यानी हमें दिखाई दे जो भद्दी है, मोटी है, भारी भरकम है, या जो निर्जीव जो वस्तुएं, जड़ जो वस्तुएं होती हैं उनकी संज्ञाएं जो बताती हैं वो सब पुल्लिंग में आती हैं। जैसे गट्ठा, गड्ढा, गट्ठर, लट्ठा, लक्कड़ ये जो भारी भारी जो चीज़ें, गड्ढा, गड्ढा, गट्ठा, गट्ठा कोई मोटा सा, गट्ठर, लट्ठा, लक्कड़ ये सब पुल्लिंग में आते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि कुछ जो प्रसिद्ध जो चीज़ें बताई गई हैं आपको कि ये पुल्लिंग में है, लेकिन उनके जो अपवाद हैं वो भी साथ में बता दिए गए हैं। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, जो अपवाद हैं वो याद रखने पड़ेंगे, और आपके सामने ये सारी चीज़ें हैं। अब हम करते हैं स्त्रीलिंग की पहचान की। स्त्रीलिंग की पहचान हम कैसे करें? तो अब हम इसके नियम जानेंगे कि इसके क्या नियम हैं स्त्रीलिंग की पहचान करने के लिए। तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि एक तो स्त्री जाति का जो बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग में आते हैं, लेकिन इसके भी कुछ नियम हैं जो हमेशा ही स्त्रीलिंग में जिनके कि हम इनकी पहचान कैसे करेंगे। तो इसके जो नियम हैं वो जैसे रस्सी है, आँख है, सब्जी है, ये स्त्रीलिंग में आता है, लेकिन इसके जो नियम हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि स्त्रीलिंग को पहचानने के क्या नियम हैं। तो एक तो जिन शब्दों के अंत में ख होता है ना, ख शब्द होता है वो स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे ईख, भूख, चोख, राख आदि। और जिन भाववाचक जो संज्ञाओं के अंत में तय, वट या हट होता है वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे झंझट, आहट, चिकनाहट, बनावट, सजावट। जैसे वहाँ पे पुल्लिंग में भी वो शब्द आए थे, पन जो प्रत्यय लगे थे, पन, तव, ता, ना, न, इस तरह के जो प्रत्यय लगे थे तो वो पुल्लिंग में थे। यहाँ ट, वट या हट लगते हैं तो वो स्त्रीलिंग में आते हैं। और एक जो अनुस्वारत जो शब्द होते हैं या इकारांत होते हैं, उकारांत होते हैं, तकारांत होते हैं, जैसे
रोटी, टोपी, नदी, चिट्ठी, उदासी, रात, बात, छत, भीत, लू, सांस आदि। यानी अनुस्वार जिसके अंदर लगा हुआ हो या जिनके पीछे ई लगी हो, उकारांत शब्द हो या तकारांत शब्द हो या सकारांत शब्द हो। ये जो शब्द हैं ये यानी सकारांत में स और तकारांत में त, ये जो शब्द होते हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। अब भाषा, बोली और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, पहाड़ी, पंजाबी, भोजपुरी, बंगाली, मराठी आदि। भाषा, बोली और लिपियों के जो शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, और जिन शब्दों के अंत में इया आता है वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे खटिया, लुटिया, नटिया, चिड़िया, कुटिया, कुतिया, कुटिया, ये शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं। नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, ताप्ती आदि नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग में आते हैं, और तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग में आते हैं। महीनों के नाम वहाँ पर हमने पुल्लिंग में थे, लेकिन तिथियों के जो नाम हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। ग्रहों के नाम भी हमने पुल्लिंग में गिने थे, लेकिन पृथ्वी जो ग्रह है वो स्त्रीलिंग है। अब है नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अश्विनी, रोहिणी, भरणी आदि। अब है नित्य स्त्रीलिंग शब्द, जैसे चील, कोयल, मैना आदि। अब ये नित्य स्त्रीलिंग शब्द आपके सामने आया कि नित्य स्त्रीलिंग क्या होता है। नित्य स्त्रीलिंग और नित्य पुल्लिंग दो ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा मतलब वो उनके साथ नर और मादा लगाकर गिना जाता है कि ये नर है, ये मादा है, तो वो मैं आपको आगे पूरा का पूरा बताऊंगी। अब है कि भाई दोबारा से हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ नदियों के नाम मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ अपवाद देखना कि सोन, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, ब्यास, झेलम आदि जो नदी हैं वो पुल्लिंग में आती हैं, नहीं तो वैसे नदियों के नाम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुए थे। और तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग में हैं, जैसे पहली, दूसरी, तीसरी जो हैं ये स्त्रीलिंग में आते हैं। और स्त्रियों के नाम जैसे रमा, दया, भावना जिसके अंत में आ आता है वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, और अकारांत यानी जिनके अंदर अकारांत तत्सम संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे पीछे मैंने बताया कि आ शब्द आ जाए वो स्त्रीलिंग होते हैं। दया, समा, भाषा, परीक्षा आदि यानी आ जिसके अंत में आ गया वो स्त्रीलिंग होते हैं। और इकारांत जिनमें पीछे ई आ जाती है वो भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मति, कवि, रवि आदि। और उकारांत जिनके अंत में ऊ शब्द आ जाता है वो भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे आयु, वायु, वस्तु आदि। कुछ जो शब्द होते हैं ये सभी स्त्रीलिंग में आते हैं। इकारांत, अकारांत, उकारांत ये शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे इनके कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे इकारांत संज्ञाएं प्राय जैसे नदी, चांदी, हंसी, बोली, लेकिन मोती, पानी, घी, हाथी आदि पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इमा जो तदित प्रत्यय है संस्कृत वाले हैं वो भी हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे आपको जैसे भावना, सूचना, और जो संज्ञाओं के अंत में अना प्रत्यय लगा हुआ होता है वो भी स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे भावना, सूचना आदि। और हिंदी की धातुओं में अ प्रत्यय लगाकर बनाई गई संज्ञाएं भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। हिंदी की धातुओं से अ प्रत्यय जैसे चहक, कूक, पकड़, पहुँच आदि, लेकिन अपवाद हैं खेल, नाच, बोल, मेल, उतार। अरबी फारसी के अंत में अगर स है तो वो भी जैसे मालिश, तलाश ये भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अब अरबी और फारसी शब्दों के अंत में अगर तय प्रत्यय होता है तो वो भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत, जैसे इज्जत, कीमत, नफरत, दौलत आदि। और अरबी फारसी शब्दों में अगर आ भी होता है होता है तो वहाँ भी स्त्रीलिंग होता है, जैसे दवा, हवा, रहा, महा ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। और वे भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में
तय बट या हट आ जाए, जैसे खरपट, सरपट, बनावट, लिखावट, चिल्लाहट आदि, यानी तय बट हट जो शब्द आ जाएं तो वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। और स्त्रीलिंग प्राणी जो शब्द होते हैं वो तो आते ही हैं, जैसे कोयला, चील, मैना आदि, जो यानी स्त्रीलिंग प्राणी जो शब्द होते हैं कि भाई ये तो स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही रहते हैं। और कुछ जो संस्कृत के शब्द होते हैं जो सदा ही स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, जैसे विधि, तिथि, निधि, विजय, महिमा, मृत्यु, राशि, ऋण, मणि, अग्नि, समाधि, समिति, सभा, संसद, पुलिस, सेना, भीड़, जनता, पार्टी, कक्षा, जाति आदि, कांग्रेस आदि, ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव पुल्लिंग में होते हैं और कुछ स्त्रीलिंग में होते हैं। ये हमने स्त्रीलिंग का कर दिया, कुछ हमने पुल्लिंग का कर दिया, लेकिन अब हमारे सामने आते हैं नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग। तो नित्य पुल्लिंग क्या होता है, नित्य स्त्रीलिंग क्या होता है? ये होता है कि जिन शब्दों में जो वो स्त्रीलिंग भी होता है और पुल्लिंग भी होता है, लेकिन उनको कुछ को नित्य स्त्रीलिंग में माना गया है, कुछ को नित्य पुल्लिंग में माना गया है। उसके साथ नर और मादा लगाकर हम उसका निर्धारण करते हैं। जैसे जिन शब्दों को सुनने में हमेशा स्त्रीलिंग की अनुभूति होती है, चाहे वे शब्दों में किसी भी पुरुष के लिए क्यों ना प्रयोग किए गए हों, जैसे छिपकली, गिलहरी, ये दोनों शब्द हमेशा स्त्री का ही बोध कराते हैं, जबकि छिपकली और गिलहरी में नर और मादा दोनों प्रकृति के जीव पाए जाते हैं और इन्हीं से नर और मादा के प्रजनन से ही बच्चों का जन्म होता है। तो इस प्रकार से इसमें हम नर और मादा लगाकर अगर ऐसे जो शब्द होते हैं उनमें नर या मादा के बारे में बताना हो तो हम नर छिपकली और नर छिपकली लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ही नित्य स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। दिखने में ये नित्य स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं, लेकिन इसके पीछे नर और मादा लगाना पड़ता है। और नित्य पुल्लिंग वह शब्द जिनको सुनने में हमेशा पुल्लिंग की अनुभूति होती है, चाहे वे उन शब्दों में किसी भी स्त्री के लिए ही क्यों ना इस्तेमाल किए गए हों, लेकिन वो पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। वहाँ पर भी हमें जैसे मगर है, खरगोश है, ये दोनों शब्द हमेशा पुल्लिंग का बोध कराते हैं, जबकि खरगोश और मगर तथा इनके जैसे सभी प्राणियों में नर और मादा दोनों की प्रकृति के जीव पाए जाते हैं। नर और मादा लगाकर हम इनका बताते हैं कि अगर हमें बताना पड़े तो हमें नर खरगोश, मादा खरगोश लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ही नित्य पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग में आते तो हमेशा वो मान ले दिखने में हमें नित्य हमेशा पुल्लिंग दिखाई देंगे, लेकिन हमें अगर उनको बताना पड़ेगा तो नर और मादा लगाकर हमें उनको लिखना पड़ता है। नित्य पुल्लिंग के कुछ उदाहरण, जैसे मगर, आपको नित्य पुल्लिंग के जो शब्द होते हैं उनके उदाहरण हम बताएंगे कि जैसे हमने अभी तक आपको बताया था, खरगोश है, मगर है, कौवा है, उल्लू है, तो ये हमेशा नित्य पुल्लिंग में आते हैं। तोता, सांप, तेंदुआ, गिद्दड़, भेड़िया, ये जो शब्द हैं ये हमेशा नित्य पुल्लिंग में गिने जाते हैं, लेकिन अगर हमें लिखना हो तो इनके पीछे हमें लिखना पड़ेगा नर मगर और मादा मगर, नर कौवा, मादा कौवा, नर खरगोश, मादा खरगोश, नर तोता, मादा तोता, नर सांप और नर मादा सांप। इस तरह से हमें इनके पीछे नर और मादा लिखकर हमें इन्हें बताना पड़ेगा कि ये नर है, ये मादा है, लेकिन ये लिखा जाएगा ऐसे ही पुल्लिंग के अंतर्गत, हमेशा पुल्लिंग में आता है। अब इकारांत और इकारांत जो निर्जीव संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग के रूप में जानी जाती हैं, जैसे निधि, रात्रि, चाबी, नई, खुशी, चटनी, रोटी, नदी, सर्दी, गर्मी, सब्जी, इलायची, लेकिन अपवाद इनके इकारांत में भी अपवाद, जैसे पानी, मोती, घी और दही में ई में समाप्त होने पर भी ये पुल्लिंग है। मैंने आपको बीच में भी बताया था कि दही जो शब्द है वो पुल्लिंग है, तो अपवाद में ई की मात्रा होने पर भी पानी पुल्लिंग है, मोती पुल्लिंग है, घी पुल्लिंग है और दही पुल्लिंग है। आई, आहट, आवट, इया और ई आदि जो प्रत्यय लगाकर जो संज्ञाएं से जो संज्ञाएं जो हैं वो इनके अंदर आती हैं, वो हमेशा स्त्रीलिंग में आती हैं।
जैसे रमा, सीता, गीता, अनुजा। तो इनमें देखो ई की मात्रा जिनमें लगी है, ये मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवा रही हूँ कि ई की मात्रा जहाँ लगी है, या ता, आस, आहट, आवट, आई और ई, इनमें इन शब्दों में जिनमें ई की मात्रा लगी हो, या आस लगी हो, आहट लगा हो, आवट लगा हो, आई लगा हो, वो सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे ता में मनुष्यता, पशुता, कविता, गुरुता, सुंदरता, आस में प्यास, मिठास, खटास आदि, और आहट में घबराहट, चिल्लाहट, सजावट, रुकावट। यानी ये जब प्रत्यय लग जाते हैं तो वे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अब है जैसे आई प्रत्यय लगने से, जैसे भलाई, बुराई, अच्छाई, ऊंचाई, जुदाई, सफाई, चौड़ाई इत्यादि, यानी भाववाचक जो संज्ञाएं बन जाती हैं वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। ई प्रत्यय जैसे गर्मी, दूरी, हंसी, बोली, धमकी, बड़ाई, ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम होते हैं। जैसे आनी लगा दो भाव को आनी, भवानी, देवर को देवरानी, नौकर को नौकरानी, सेठ को सेठानी, इंद्र को इंद्रानी। यानी आनी प्रत्यय लगाकर हम पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। और जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में ए की मात्रा प्रयुक्त हुई है, उनमें अगर हम ई जोड़ दें तो वो भी स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं। जैसे सुनार, सुनारिन, धोबी, धोबिन, इन जो प्रत्यय है, इन प्रत्यय लगाकर भी हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। कुम्हार, कुम्हारिन, जमादार, जमादारिन। तो इन प्रत्यय लगाकर भी हम स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में बाग, बागिन, लुहार, लुहारिन। आ प्रत्यय लगा के, ई प्रत्यय लगा के और इन प्रत्यय लगाकर हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। और कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में अगर ए जो मात्रा है, ए मात्रा प्रयुक्त हुई है, तो उनमें हम आ जोड़ सकते हैं। जैसे सुत, सुता, श्याम, श्यामा। और अगर आइन प्रत्यय लगाकर भी हम इनको स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। जैसे ठाकुर, ठकुराइन, ओझा, ओझाइन, पंडित, पंडिताइन। और हम अक प्रयुक्त हुआ है तो उन शब्दों में अक के स्थान पर इका जोड़कर हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। जैसे लेखक, लेखिका, नायक, नायिका, अक को इका में। और कुछ शब्दों में अगर अंत में वान आया है तो उन शब्दों को वान के स्थान पर वती कर दें तो भी वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे बलवान, बलवती, भगवान, भगवती। और कुछ शब्दों में आ प्रयुक्त हुआ है और आ के स्थान पर अगर हम इया लगा देते हैं तो भी स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं। जैसे बूढ़ा, बुढ़िया, डिब्बा, डिबिया, कुत्ता, कुतिया, चिड़ा, चिड़िया। और अगर आ आया है तो उसके अंत में हम ई लगाकर बदल सकते हैं। जैसे नाना, नानी, लड़का, लड़की, घोड़ा, घोड़ी, बेटा, बेटी। तो इस तरह से ये इनके नियम हैं। और अगर अंत में ई है तो ई जो है पुल्लिंग है, लेकिन हम इसको स्त्रीलिंग में बनाना है तो ई नहीं। जैसे